गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो हम लोग मूल्य के अभिकरण के बारे में देख रहे थे। मूल्यों के अभिकरण को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन किया क्योंकि लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो अभिकरण देखे थे, परिवार और समुदाय। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे विद्यालय। ठीक है, पहले विद्यालय देखते हैं। देखिए, मूल्यों के विकास पोषण में विद्यालय की भूमिका। तो मूल्यों के विकास में एक विद्यालय की क्या भूमिका होती है उसको हम लोग आज देखते हैं। विद्यालय में मूल्य शिक्षा हो या न हो, यदि दी जाए तो किस रूप में दी जाए, इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि मूल्य शिक्षा विद्यालयों में अवश्य हो और यह पाठ्यक्रम के अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी समाहित की जाए। विद्यालयों में मूल्य शिक्षा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। पहला है, यहाँ पे देखिए, विद्यालयों में भिन्न भिन्न संस्कृतियों, धर्मों व वातावरण से अनेक मूल्यों से शिक्षित छात्र आते हैं। ये मूल्य कभी कभी विरोधी भी हो सकते हैं, अतः इस परिस्थिति में विद्यालयों द्वारा मूल्य आधारित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे सभी संस्कृतियों, धर्मों व समाजों के मूलभूत मूल्यों को स्थान व आदर मिले। छात्रों को समान अधिकार दिए जाएं व उनके साथ समान व्यवहार भी किए जाने चाहिए, तभी वे छात्र भी समानता, न्याय, भ्रातृत्व जैसे उच्च मूल्यों को ग्रहण कर सकेंगे। नंबर सेकंड है, विषय शिक्षण द्वारा मूल्य शिक्षा के तथ्य को संज्ञान में रखते हुए विषय शिक्षण के दौरान ही विषयगत मूल्यों का स्पष्ट रूप से उद्भाषित किया जा सकता है जिससे मूल्यों का विकास संभव है। तो यहाँ पे देखिए, मूल्यों का विकास किस तरह से हो रहा है। सामाजिक अध्ययन के विषय से, भाषा शिक्षण द्वारा, गणित शिक्षण द्वारा और विज्ञान शिक्षण के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, भाषा शिक्षण के द्वारा कैसे मूल्यों का विकास होता है। देखिए, भाषा शिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास में अनेक अवसर मिलते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकों में अनेक लेख या कविताएं व कहानियां संकलित की होती हैं। इसमें अनेक आदर्श व सिद्धांत निहित होते हैं, अतः शिक्षक को इन आदर्शों व सिद्धांतों को छात्रों के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए तथा साथ ही मूल्य प्रधान आचरण की प्रशंसा भी अनुचित आचरण की निंदा करनी चाहिए, जिसमें छात्रों में स्वयं ही उचित मूल्यों के प्रति प्रशंसा का भाव व अनुचित मूल्यों के प्रति अनास्था उत्पन्न हो जाएगी। और हिंदी भाषा में अनेक उदाहरण हैं जिसके द्वारा छात्रों में मूल्य का विकास किया जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वृक्ष कबहु नहीं फके फल, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ठीक है, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती है, परम ईश्वर के कारण साधु धरा शरीर, यानी कि ईश्वर के लिए मनुष्यों ने साधु का शरीर धरा है। ठीक है, तो इसी तरह से कई प्रकार के उदाहरण हैं। इसी प्रकार कुछ प्रसिद्ध मुहावरों व लोकोक्तियों के द्वारा भी मूल्यों का ज्ञान कराया जा सकता है। हर कहावत पर शिक्षक और कोई कहानी बनाकर या नाटकीय चित्रण करवाकर छात्रों में वांछनीय मूल्यों का विकास कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे सेकंड है, सामाजिक अध्ययन के विषय से, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि द्वारा भी मूल्यों का विकास किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले है इतिहास। ठीक है, इतिहास में वीर पुरुष व वीरांगना नारियों की कहानियाँ सुनाकर, जैसे महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर के द्वारा शिक्षक बच्चों में देश प्रेम, साहस, राष्ट्र विकास आदि के बारे में, भ्रातृत्व, आज्ञा पालन के बारे में, इस सब के बारे में, जैसे कि गांधी जी के बारे में बता के, भगत सिंह के बारे में बता करके उनको अनेक मूल्यों के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे भूगोल शिक्षण, भूगोल के माध्यम से भी शिक्षक द्वारा छात्रों में उचित मूल्यों का विकास किया जाता है। भूगोल में हम पर्यावरण की सुरक्षा,
प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति लगाव, पर्यावरण बचाने का भाव, वृक्ष लगाओ का नारा इत्यादि बातें छात्रों को पढ़ाते समय इन मूल्यों के रूप में विकसित करने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। इसी तरह बालक के मन में मानव कल्याण के मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव भी जागृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य भी छात्रों के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आदर्श नागरिक के गुणों का विकास करना होता है। इस विषय के द्वारा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र चेतना, शांति व व्यवस्था, भ्रातृत्व, त्याग, बलिदान, ईमानदारी, सत्यता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ईमान, अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराकर हम छात्रों के अंदर कर्तव्य निष्ठा एवं उत्तरदायित्व की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की भावना उत्पन्न कर सकते हैं तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में सहयोग भी कर सकते हैं। अब अगला देखिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के शिक्षण द्वारा ईमानदारी, श्रम का महत्व, पूंजीपति का सम्मान, श्रमिक का महत्व, धन का सदुपयोग, मितव्ययिता आदि महत्वपूर्ण गुणों को छात्रों के अंदर विकसित करने में मदद मिलती है। श्रम की गरिमा जैसे मूल्यों का ज्ञान कराने में उसमें त्याग, सहयोग, सहानुभूति व न्याय आदि मूल्यों का विकास भी किया जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पे विज्ञान शिक्षण। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान शिक्षण के दो रूप है, सैद्धांतिक व व्यवहारिक। तो जहाँ विज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष चिंतन, तर्क, निर्णय, विवेक आदि मूल्यों का विकास करता है, वहीं इसका व्यवहारिक पक्ष उदारता, आत्मानुशासन, महत्वाकांक्षा, सफाई, संपूर्णता व आनंद के मूल्यों का विकास करता है। विज्ञान शिक्षण के दौरान ही बालक प्रकृति के रहस्य को जानकर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प ले सकता है तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के अनुचित प्रयोग के प्रति छात्रों के मन में निंदा व विरोध का भाव भी उत्पन्न कराया जा सकता है। अब अगला देखिए यहाँ पे गणित शिक्षण। तो गणित द्वारा भी अध्यापक छात्रों के मूल्यों का विकास कर सकता है। गणित एक गूढ़ विषय है जिसके द्वारा छात्रों में धैर्य, सहनशीलता, निष्पक्षता, ईमानदारी, नियमितता आदि मूल्यों का विकास संभव है। चूँकि गणित एक संख्यात्मक विषय है, अतः अध्यापक को बहुत कुशलतापूर्वक इनकी गुणात्मकता की तरफ छात्रों को उन्मुख करना चाहिए। नंबर 3 है इसमें देखिए, विद्यालय में प्रायः 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं में विषय शिक्षण की चर्चा हम कर चुके हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सभी छात्रों में उद्देश्यहीनता, सहनशीलता, सांस्कृतिक लगाव, चारित्रिक गुणों आदि का विकास करती है। इन क्रियाओं को करते समय बालक व्यवहारिक रूप से मूल्यों को सीखता है। बालक खेल कूद में भाग लेकर सहयोग, साहस, प्रतिस्पर्धा, टीम भावना आदि ग्रहण कर सकते हैं। समाज सेवा के कार्यों में भाग लेकर सेवा भावना, श्रमदान आदि के आदर्शों को सीखते हैं। इसके साथ ही पाठ्यक्रम सहगामी अन्य क्रियाओं भी मूल्य शिक्षा का माध्यम बन सकती है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं: सरकारी भंडार का संचालन, अभिभावक संपर्क, खेल कूद, प्रार्थना सभा, पुस्तकालय संचालन, जयंती पर्व, राष्ट्रीय पर्व, पर्यावरण सुधार, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे देखिए मूल्यों के संवर्धन में शिक्षक की भूमिका। तो एक मूल्य के सिखाने या मूल्य को आत्मसात करने के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिए, सत्य और अहिंसा जैसे सर्वोच्च मानवीय मूल्यों के सफल प्रवक्ता गांधी के इस देश में मूल्यों की जितनी अवमानना हो रही है वह सभी के लिए चिंता का विषय है। मान्यताओं की रक्षा के नाम पर स्वार्थपरता की पराकाष्ठा हो रही है। आदर्श मानकों की निरंतर कमी होती जा रही है। आज का मानव आत्म केंद्रित नहीं है। ठीक है, तो वह नित्य प्रति उच्च मानवीय गुणों, आदर्शों और संस्कारों से दूर होता जा रहा है। कहीं पर भी प्रेम, स्नेह, अनुराग तथा आत्मीयता दिखाई ही नहीं देती। मूल्यों को
यह मूल्यों का यह संकट तब तक बना रहेगा जब तक मूल्यों की शिक्षा का दायित्व शिक्षक भी नहीं समझ लेता है। शिक्षक समाज की एक धुरी होती है जिसका आचार एवं कार्य व्यवहार में सर्वत्र संस्कार ही संस्कार विद्यमान होते हैं तथा उसके ऊपर छात्रों को संस्कारित करने का सबसे बड़ा दायित्व भी होता है। शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर, जागरूक, परिश्रमी व संवेदनशील माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों को लाद देते हैं और श्रम में उन्हें सींच कर महाप्राण शक्ति बनाते हैं। शिक्षक को ईश्वर की प्रतिनिधि भी माना गया है तथा साथ ही उसे एक आदर्श तथा प्रतिदर्श भी माना गया है। कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों को नज़रअंदाज करके कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। शिक्षक अपने ज्ञान एवं अनुभव से छात्रों में मूल्यों को संस्कारित कर सकते हैं तथा छात्रों के समक्ष स्वयं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक को सर्वोत्तम गुण यह होता है कि उसमें विषय वस्तु या क्षेत्र में वरेण्य गुण विद्यमान हो। शायद इसीलिए गांधी ने भी कहा है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। तो यहाँ पे देखिए, साधारण रूप से यह समझा जा सकता है कि शिक्षक का प्रमुख कार्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करना है। वह भी आजकल केवल परीक्षा विषयक या अथवा जानकारी देने तक ही सीमित माना जा रहा है, परंतु वास्तव में केवल ज्ञान प्रदान करने से ही उसके कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती। केवल परीक्षा विषयक जानकारी और कुछ इधर उधर की सामान्य ज्ञान की बातें बता देने मात्र से ही छात्रों को समाज के लिए उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। उसे पूर्ण मानव बनाने के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे मूल्यपरक शिक्षा देना, उसके चरित्र का निर्माण करना अध्यापक का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है, जो केवल उद्देश्यों व प्रवचनों द्वारा मूल्य शिक्षा प्रदान करके नहीं किया जा सकता है। छात्र तो शिक्षक के दैनिक व्यवहार और आचरण को देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। अध्यापक का बोलना, उनका उच्चारण, उनकी भाषा शैली, उनकी वेशभूषा आदि, उनका चाल ढाल, उनके चरित्र सभी का ये अनुकरण करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस विषय में कहा गया है कि शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों को हर इंसान की सोच और जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा की नई संबंधी रिपोर्ट 1992 में कहा गया है कि अध्यापक के नाते विद्यार्थियों को मूल्य शिक्षा प्रदान करना उनका एक अपरिहार्य कर्म है, जिसके उत्तरदायित्व से वे कभी भी किसी भी भांति भाग नहीं सकते। अध्यापकों द्वारा मूल्य शिक्षा के पलायन का अर्थ विद्यालय ही बंद कर दिए जाएं। इस संदर्भ में शिक्षक की भूमिका को एक नया रूप देने के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है। उसके लिए छात्रों में मूल्य संस्कारित करने हेतु महान व्यक्तियों, मनीषियों की मूल्य आधारित जीवनियाँ भी विकसित की जानी चाहिए और मूल्य शिक्षा को सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का भी आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य अंग बना देना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि केवल पाठ्यक्रम में मूल्य विकसित नहीं होंगे बल्कि इसके लिए शिक्षकों में भी कुछ निश्चित मूल्यों का होना आवश्यक है, जैसे सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखना, अखंडता, सच्चाई, वृद्ध व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा, मौलिक कर्तव्यों के प्रति आदर, ज्ञान की खोज, समय की पाबंदी आदि। अतः मूल्य शिक्षा के विकास एवं मूल्यों के सृजन में अध्यापक की भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। अध्यापक की भूमिका को निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। पहला है, यहाँ पे देखिए, पहला है प्रथम यह कि अध्यापक जो विषय पढ़ाता है या इसकी शिक्षा देता है उसी के साथ वह मूल्यों एवं आदर्शों का सृजन भी कर सकता है। प्रत्येक विषय में अपने मानक एवं मूल्य होते हैं। विषय शिक्षण के साथ ही छात्र में कल्पनाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, निश्चयीकरण, वस्तुपरक मूल्यांकन, सहनशीलता, एकता आदि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अध्यापक को शिक्षण करते समय सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके शिक्षण में
शिक्षण से छात्रों में जागरूकता एवं नैतिक अनुभव का विकास होता है। द्वितीय यानी कि दूसरा है, अध्यापक छात्र को विकसित, वयस्क एवं नागरिक बनाने में सहायता कर सकता है। छात्रों के साथ, प्रधानाचार्य के साथ, प्रबंध तंत्र एवं समुदाय के साथ अध्यापक किस प्रकार व्यवहार करता है, इसका प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। छात्र अध्यापक के सामाजिक संबंधों में प्रेरित होता है और उसका अनुकरण करता है। नंबर 3 है, तृतीय व सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो मूल्यों के निर्माण में अध्यापक के योगदान को रेखांकित करता है, वह है अध्यापक का व्यक्तिगत आचरण, व्यवहार एवं आदतें। अध्यापक एक प्रतिमान होता है, एक मॉडल होता है जिसका छात्रों के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि छात्र अध्यापक को चरित्र का साक्षात स्वरूप एवं सद्गुणी व्यक्ति मानता है। वह उसे एक आदर्श व्यक्ति का चलता फिरता उदाहरण मानता है। अध्यापक अपनी इसी भूमिका की छाप छात्र पर डालता है, जिससे मूल्य का सृजन एवं विकास होता है। एशियाई देशों में नैतिक शिक्षा पर संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्र का अस्तित्व मूल्यों का सृजन करने वाले अच्छे व्यक्ति अर्थात शिक्षक पर निर्भर करता है। रिपोर्ट के अनुसार आध्यात्मिक या सच्ची शिक्षा में ज्योति प्रज्वलन के समान है, जो तब तक संभव नहीं है जब तक ज्योति जलाने वाला कुशल न हो। अध्यापक को अपने व्यक्तिगत उदाहरणों द्वारा योगी की तरह व्यवहार करना चाहिए। अब आगे देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार इसके लिए मूल्यों के सृजन हेतु सर्वप्रथम अध्यापकों को इन सत्यों को अपने जीवन में उतारना होगा। अध्यापकों के आचरण का अनुकरण करके ही बच्चे सत्य एवं न्याय जैसे जीवन मूल्यों को जो कि सभी धर्मों का आधार है, सीख सकेंगे। ये जीवन मूल्य शब्दों या पुस्तकों के माध्यम से नहीं सिखाए जा सकते। मूल्यों के विकास के लिए NCERT द्वारा निर्मित विद्यालय योजना में शिक्षकों की भूमिका का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण है, जिसके द्वारा शिक्षक के कुछ कर्तव्य इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है, यहाँ पे शिक्षक का कर्तव्य है कि विद्यालय में प्रेम, विश्वास व सुरक्षा के वातावरण का निर्माण करे। और दूसरा है, बालक के विकास क्रम की विशिष्टताओं को समझे। नंबर 3 है, उपदेश देने की बजाय मूल्यों को प्रत्यक्ष स्थितियों के साथ संबंधित कर प्रस्तुत करें। नंबर 4 है, मूल्यों की शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। बच्चों को जीवन के माध्यम से मूल्यों का ज्ञान दें। इस संदर्भ में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं सहायक हो सकती है। नंबर 5 है, मूल्यों की शिक्षा सोद्देश्य व निरंतर दी जाए। नंबर 6 है, छात्रों को विषय का ज्ञान उसकी संपूर्णता में दे। जानकारी, विषय वस्तु, तार्किक संरचना, विधियों और संबंधित मानसिक प्रवृत्तियों का ज्ञान भी छात्रों को दिया जाना चाहिए। नंबर 7 है, छात्रों को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर दिया जाए। शिक्षक को अपने व्यवहार से एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 9 है, छात्रों में कोई भी कार्य करने के लिए स्वयं सोचने विचारने की आदत का विकास किया जाना चाहिए। तो शिक्षक स्वयं में आदर्श प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि शिक्षक की भूमिका अहम होती है तथा जैसी शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाएगी, वैसा ही छात्र का लक्ष्य समूह समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ हो सकेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मूल्यों की शिक्षा संभव है? तो यहाँ पे देखिए, मूल्य शिक्षा से संबंधित पूर्ण वर्णित तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मूल्यों की शिक्षा संभव है। अतः इस प्रश्न का विचार करने से पूर्व में शिक्षा की प्रक्रिया के पथ पर चिंतन करना होगा तथा वे पथ शिक्षा के इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, यह भी विचार करना होगा। तो प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। यह परिवर्तन विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से आता है। ये प्रक्रियाएं हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक
प्रक्रिया में छात्र को विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। भावात्मक प्रक्रिया में छात्र ज्ञान पर विचार कर उसे अपने अंतर मन में धारण करता है। यह ज्ञान अब उसकी भावनाओं से जुड़ जाता है। तो क्रियात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति उसे अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। यानी कि पहले देखिए संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया से छात्र को विषय वस्तु को ज्ञान दिया जाता है। यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में बालकों को ज्ञान दिया जाता है। भावात्मक में उसे अपने अंदर धारण करने की क्षमता विकसित की जाती है, यानी कि उसको सीखना हो सीख लेता है। और प्रक्रियात्मक में उसे वह अन्य कई परिस्थितियों में अपने ज्ञान को प्रयोग में लाता है। जब छात्र इन तीनों प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेता है तो उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है तथा शिक्षा की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मूल्यों की शिक्षा भी इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरकर व्यवहार का हिस्सा बनती है। पहले स्तर पर मूल्यों का ज्ञान बालक को दिया जाता है। यह ज्ञान उसे विद्यालयों या शिक्षा के औपचारिक साधनों के माध्यम से दिया जाता है। इससे प्रेरणा पाकर वह इन मूल्यों को अपने अंतर मन में धारण करता है तथा अपने विवेक का प्रयोग कर अपनी भावनाओं से जोड़ता है तथा उसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग लाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्य शिक्षा हेतु जिस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वह पूर्णतः सैद्धांतिक है। वास्तव में देखा जाए तो बालक अच्छे बुरे मूल्यों का भेद किए बिना मूल्यों को ग्रहण कर लेता है और ये मूल्य उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। एक बार व्यवहार में आने पर इन्हें बदलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में मूल्यों की शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वास्तव में मूल्यों की शिक्षा की बजाय मूल्य का पोषण किए जाने की जरूरत है। यह पोषण औपचारिक साधनों की बजाय शिक्षा के अनौपचारिक साधन जैसे परिवार, समुदाय, धर्म द्वारा हो सकता है। परिवार बालक के मूल्यों के पोषण की आधारशिला है। यहाँ से बालक जिन मूल्यों को प्राप्त करता है वे ही उसके व्यवहार को जीवन भर नियंत्रित करते हैं। परिवार के बाद समुदाय मूल्यों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः मूल्यों की शिक्षा की संकल्पना ही अव्यवहारिक है। अतः मूल्यों का पोषण ही किया जाना चाहिए और यह कार्य परिवार व समुदाय द्वारा भली भांति किया जा सकता है। तो आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।